आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आज की क्लास के लिए तैयार होंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को यहाँ पर पॉज करना और जो मैंने ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। जब आप ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करोगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि आपको पिछली क्लास का कितना याद है और कितना याद नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है, ईमानदारी से ये करके देखना, ठीक है। जो आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं अभी के लिए आंसर्स आप लोगों को बता देती हूँ। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके और इन क्वेश्चंस के आंसर अपने पास लिख लिए होंगे। तो मेरा जो पहला सवाल है वो है आपसे, गिव वन एग्जांपल ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट सार्कोडीना। मुझे एक ऐसे सार्कोडीना का एग्जांपल दो जिसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। सार्कोडीना एक ऐसा प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है जिसमें मूवमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है सूडोपोडिया और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होनी चाहिए। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसे हम बोलते हैं पीलोमिक्सम। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है। अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की वजह से। फिर मैंने आपसे पूछा एक ऐसे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का नाम दो जिसके अंदर बाइन्यूक्लिएटेड है कंडीशन, 2 न्यूक्लियस है। वहां पर आपको एग्जांपल लिखना था पैरामीशियम का। पैरामीशियम अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पैरामीशियम समझाया था कि जो पैरामीशियम है उसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस। वही कंडीशन यहाँ पे है। एक बात देखना, पैरामीशियम जो है इसकी 3 स्पीशीज हैं, पैरामीशियम ओरेलिया, पैरामीशियम कोडेटम और पैरामीशियम माइक्रो मल्टी न्यूक्लिएटम, ठीक है। तो ये जो इसके नाम है, पैरामीशियम कोडेटम जो है इसके अंदर एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और बाकी एक माइक्रो न्यूक्लियाई है। जो हमारे पास ओरेलिया है इसमें एक मैक्रो न्यूक्लियाई है और बाकी 2 माइक्रो न्यूक्लियाई है। और जो यहाँ पर माइक्रो मल्टी न्यूक्लिएटम है जिसका नाम से ही पता चल रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितने बच्चे आज की क्लास लेने के लिए प्रिपेयर्ड हैं और कितने बच्चे नहीं हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमें शुरू करना है हमारा थर्ड किंगडम जो कि है किंगडम फंजाई। हम लोग इससे पहले किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा कवर कर चुके हैं, ये हमारा थर्ड किंगडम है। इस किंगडम के अंदर ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। और एक इसमें एक्सेप्शन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है, यानी सिर्फ एक ही सेल है, और उसका एग्जाम्पल है ईस्ट। जो फंजाई होती है इसके अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते एंड दे फीड ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो किसी दूसरे डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। तो इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इट इज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि यहाँ पर डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फिर फीड किया जाएगा। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सैप्रोफिटिक में कुछ तो जो है वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, कुछ जगह हमें पैरासिटिक फॉर्म्स भी देखने को मिलती है और कुछ जगह पर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस भी फॉर्म होती हैं। तो हमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी देखने को मिल सकती है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फंजाई के अंदर जो हमें बेसिकली अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूकैरियोट होगा, इसके पास सेल वॉल होती है, ठीक है। जो फंजाई की सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। जो ये काइटिन है ये एक्चुअली में एन ग्लूकोसिल अमाइन का होमोपॉलीसैकेराइड है। देखो
जो ये काइटिन है ये बेसिकली एन ग्लूकोसामाइन का होमोपॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब है अ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, होमो का मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल में जितनी भी यूनिट्स हैं वो सेम है और वो यूनिट होती है ग्लूकोसामाइन। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो आप वहां पर इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ोगे तो वहां पर जो है ये आपको बेटर क्लियर होगा। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो काइटिन है ये सेल वॉल फंजाई में मिल रही है। अदर देन this chitin material is also found in arthropoda as the cell wall. Now the difference between this chitin and that chitin is that कि arthropoda में जो chitin है it has calcium ions. Because of that it is much more rigid and much more strong. लेकिन यहाँ जो ये chitin है ये इतना strong नहीं है, वहाँ पर कैल्शियम आयंस है, इस वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने फंजाई की जो भी बेसिक स्ट्रक्चर थी कि सेल वॉल कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है और सेलुलैरिटी किस बेस पे है। अब एक बात देखो, अगर मैं इस फंजाई के स्ट्रक्चर की बात करूं तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में आपको सेल नजर आ रहा था, लेकिन फंजाई के अंदर ऐसा कोई सेल नहीं होता है। फंजाई के अंदर एक्चुअली में उसका जो स्ट्रक्चर है वहां पर कुछ बहुत पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हाइफी। तो फंगस बॉडी इज मेड अप ऑफ सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स and these thread like structures are known as hyphae और hypha। ठीक है, और जब ऐसे बहुत सारे हाइफी एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ऐसे पतले पतले हेयर जैसे स्ट्रक्चर एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, तो उस नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, और इसी से इसका नाम आता है माइसिटीज। तो जहां पर भी आपको माइको या माइसिटीज वर्ड लिखा हो वहां आपको समझ जाना है कि यहाँ पर फंजाई की बात हो रही है। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क है ये ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। अब हम जो फंजाई है ये इसकी बेसिक कैरेक्टर है, हम फंजाई को उसकी सेप्टा की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे हम उसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। देखो होता क्या है कि जो ये इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है फंजाई में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे हमने बोला हाइफी। अब देखो इस हाइफी के अंदर न्यूक्लियस भी होंगे। इसके अंदर दो तरीके की कंडीशन पॉसिबल है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो हाइफी है इस हाइफी में बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं और हर कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पर कंपार्टमेंट फॉर्म हो रहा है सेप्टा की प्रेजेंस की वजह से। एक सेप्टम प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो दो न्यूक्लियस को सेपरेट करी है, लेकिन ऐसी कोई मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एसेप्टेट। ठीक है, तो एसेप्टेट का मतलब है व्हेन सेप्टा इज एब्सेंट, और इस तरीके के हाइफी को हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, यानी कि यहाँ पर जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन है। इसके अलावा अगर इसे कोई दूर से देखे तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसे एक और नाम देते हैं एंड वी से इट एज सिनोसिटिक। ठीक है, तो इसे हम सिनोसिटिक भी बोलते हैं। तो अगर सिनोसिटिक वर्ड हो या एसेप्टेट हो तो ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में आना चाहिए। अब इसी के बेस पे फंजाई को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है कि फंजाई में सेप्टा है या सेप्टा नहीं है। अगर फंजाई में सेप्टा नहीं है तो ऐसे फंजाई को लोअर फंजाई माना जाता है, और ऐसा फंजाई जिसके अंदर सेप्टेट प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं हायर फंजाई। और ये जो लोअर फंजाई है इसको हम अलग से एक नाम देते हैं एंड वी से इट टू बी फाइकोमाइसिटीज। तो इस ग्रुप को हमने नाम दिया फाइकोमाइसिटीज। देखो फाइको का मतलब है एल्गी या फिर प्रिमिटिव, और माइसिटीज का मतलब फंजाई। तो एक ऐसी फंजाई जो कि बहुत ही प्रिमिटिव है। देखो यहाँ पर फाइको को एल्गी से कंसिडर मत करना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन यहाँ उसका मतलब उससे नहीं है। यहाँ पर फाइको
फाइको का मतलब है प्रिमिटिव। तो ये जो फाइकोमाइसिटीज हैं ये एक प्रिमिटिव फंजाई है। इस फंजाई के अंदर सेप्टेट प्रेजेंट नहीं होता है और इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। अगर फ्लैजिलेट मेंबर्स प्रेजेंट है तो दैट इज प्रेजेंट ऑफ फ्लैजिलेट मेंबर्स, और अगर फ्लैजिलेट मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है दैट इज एब्सेंस ऑफ फ्लैजिलेट मेंबर्स। तो अगर फ्लैजिलेट मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो इस ग्रुप में हम पढ़ते हैं मैस्टिगोमाइसिटीज को, और अगर कोई भी ऐसा फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है उसे हम पढ़ते हैं जाइगोमाइसिटीज में। अब हम आते हैं सेप्टेट फंजाई पे। सेप्टेट फंजाई एक ऐसी फंजाई है जिसमें हमें क्या दिख रहा है, पार्टीशन दिख रहा है, सेप्टा दिख रहा है। ये जो सेप्टेट फंजाई है इसे हम इसके अंदर कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है उसके बेस पे डिवाइड करते हैं। इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जो इसका डिवाइड होने वाला सबसे पहला ग्रुप है दैट इज एस्कोमाइसिटीज। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है एस्कोमाइसिटीज का मतलब है कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है वो है एस्कस। ठीक है, तो इसके अंदर एस्कस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। और एस्कोमाइसिटीज में हमें राइजोपस को डिटेल में पढ़ना है। जो राइजोपस है वो एक तरीके का ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, जो राइजोपस है वो हमें जाइगोमाइसिटीज में पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देना भूल गई। तो यहाँ पर राइजोपस को और म्यूकर को, ये दो एग्जांपल हमें जाइगोमाइसिटीज में पढ़ने हैं। और जब हम एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो एग्जांपल पढ़ने हैं यीस्ट के, विच इज द यूनिसेलुलर फंजाई, और इसके अलावा हमें इसमें पढ़ना है पेनिसिलियम। इसके बाद हम इसके सेकेंड ग्रुप पर आते हैं, एंड द सेकेंड ग्रुप विच वी हैव टू स्टडी इज बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, इसको बेसिडियोमाइसिटीज नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है बेसिडियम। तो यहां पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इट इज बेसिडियम। और इसके अंदर हमें इसके अंदर जो एग्जाम्पल पढ़ना है वो है अगैरिकस। जो हम मशरूम बोलते हैं वही ऑर्गेनिज्म है अगैरिकस, तो हमें इसमें अगैरिकस को डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड ग्रुप है, द थर्ड ग्रुप इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। और जो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज है दिस इज ऑल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टे। नाउ द क्वेश्चन arises why we are saying that this is an imperfect fungi, because no sexual reproduction occurs here. इस ग्रुप के अंदर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नहीं होती, इस वजह से इसे फंजाई इम्परफेक्टाई बोला जाता है। तो ये जो है हमने मेजर तौर पे फंजाई को डिटेल में डिवाइड कर लिया। जो ग्रुप्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं वो है जाइगोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो एंड यूट्रो। तो ये 4 ग्रुप्स डिटेल में हमें कवर करने हैं और इसी के साथ हम शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आई एम रियली सॉरी कि ये जो बार बार वीडियो में ऐसे ब्रेक्स आते हैं, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि मैं फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो उसमें मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड हो पाती है, तो उसके बाद मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। तो मैं अलग अलग ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ, फिर एक मर्ज करके आपको क्लास के फॉर्म में देती हूँ।
तो इस चीज़ पे अगर जो मुझसे पूछते हैं बार बार कि मैम वीडियो में ऐसे कट आता है तो इट गेट्स अ लिटिल इरिटेटिंग, आई नो इट गेट्स अ लिटिल इरिटेटिंग एंड इट अनॉयज मी ऑल्सो, बट देयर इज नो सोल्यूशन, सो विद दिस वी हैव टू मैनेज। एंड यही सेम बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, ठीक है। तो आपका जो मेन मकसद है वो पढ़ना होना चाहिए, इस चीज़ से नहीं कि वीडियो में कट आ रहा है या फैन नहीं चल रहा, जैसे मैंने फैन बंद किया हुआ है तो हवा नहीं लग रही है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मेहनत करो, क्योंकि कष्ट लोगे तभी कुछ पुण्य मिलता है, ठीक है। कष्ट करोगे तभी नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो दोबारा से हम वापस आ जाते हैं, हम लोग क्या बात कर रहे थे, अब हम लोग फंजाई के बेसिक फ्लो चार्ट को कवर कर चुके थे। फंजाई के सीधा ग्रुप पे आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज यहाँ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो है कुछ टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म्स बहुत इस्तेमाल होने वाली हैं। सबसे पहली जो टर्म बार बार यूज होगी दैट इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, मियोसिस, माइटोसिस। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी। देखो, हैप्लॉइड होने का मतलब है कि जब सिर्फ एक सिंगल सेट क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट है, जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम इन टोटल है, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, बाकी जो 23 है वो कॉपीज हैं उन्हीं क्रोमोसोम्स की। तो हैप्लॉइड के अंदर हमारे पास सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम्स का एंड वी डिनोट दिस बाय एन। और जो डिप्लॉइड है इसमें हमारे पास डबल द नंबर ऑफ हैप्लॉइड, ठीक है। तो जो हैप्लॉइड में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है उसका डबल होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लिखते हैं 2n। अगर मैं इसको डायग्राम से ड्रॉ करूं तो एक चीज समझना, यहाँ पर ये है हैप्लॉइड कंडीशन और ये है डिप्लॉइड कंडीशन, ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अगर मैं मियोसिस की बात करूं, देखो मियोसिस में क्या होता है, मान लो हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमन की जो बॉडी है वो डिप्लॉइड है क्योंकि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है तो पहले गैमीट्स बनते हैं, मेल का गैमीट स्पर्म बनता है, फीमेल का गैमीट एग बनता है। ये जो दोनों गैमीट हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो ये दोनों गैमीट्स हैप्लॉइड हैं। जैसे ही ये दोनों गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर एक जायगोट बनेगा जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड, और ये जो जायगोट है ये एक नए ह्यूमन में ग्रो करेगा जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, देखो मियोसिस का मतलब, ये तुम्हें प्रोसेस समझ आया, एक बात ध्यान रखना, मियोसिस का मतलब है कि जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में था उसका आधा अगली जनरेशन में जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जो फीमेल रही, जो मेल रहा होगा वो उसके पास भी डिप्लॉइड होगा, लेकिन जो फीमेल रही होगी वो भी डिप्लॉइड रही होगी। लेकिन यहाँ पर मियोसिस डिवीजन हुई और उस मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड गैमेट बने जिन्होंने फ्यूज करके दोबारा से ऑर्गेनिज्म को डिप्लॉइड ही फॉर्म किया। तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो मियोसिस का मतलब समझना कि अगर ये डिप्लॉइड पेरेंट है और इसने मियोसिस किया तो ये 2 सेल फॉर्म करेगा और उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, और इसी वजह से हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन मतलब कि रिड्यूस हो गया क्रोमोसोम का नंबर। अगर मैं माइटोसिस की बात करूं तो ध्यान रखना, अगर ये 2n है तो ये डिवाइड होके भी 2n ही फॉर्म करेगा, अगर ये n है तो ये डिवाइड होके भी n फॉर्म करेगा। माइटोसिस में सिर्फ सेल का नंबर बढ़ता है, क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता, एंड दैट्स व्हाई दिस माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर है, जो पेरेंट का था वही डॉटर का है। इसके बाद एक टर्म है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है जब 2 प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, प्लाज्मो से ध्यान रखना, प्लाज्मा और गैमी मतलब फ्यूजन। तो जब 2 प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे तो प्लाज्मोगैमी, और जब 2 न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं दैट इज कैरियोगैमी। तो ये बेसिक टर्म्स है जो आपको क्लियर हो गई होंगी, ये ज्यादा क्लियर होंगी आपको जब हम पहुंचेंगे माइटोसिस मियोसिस वाला सेल डिवीजन का चैप्टर आएगा।
वहाँ पे ये सब हमें डिटेल में करना है। और माइटोसिस मियोसिस का आपको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा होगा, माइटोसिस में सेम रहता है। डिप्लॉइड का मतलब है 2 सेट है, मतलब डबल नंबर है क्रोमोसोम्स का, और जो हैप्लॉइड है इसका मतलब है एक ही सिंगल सेट है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप पे, जो कि है ज़ाइगोमाइसीटीज। ठीक है, दिस ज़ाइगोमाइसीटीज इट हैज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेल्युलर मिलेंगे। इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो काफी डार्क और ह्यूमिड प्लेसेस पर मिलते हैं। ठीक है, इनका भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफिटिक होगा, जो वॉल होगी वो काइटिन की होगी, और जो खास बात है वो ये है कि फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट नहीं होता। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये मोटाइल भी नहीं है। इसके अलावा एक और खास बात जो इसमें है कि ये एसेप्टेट है, इसमें सेप्टा नहीं होता, और इसी को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, तो ये सिनोसिटिक भी कंडीशन को शो करता है। अब जो ये ज़ाइगोमाइसीटीज है इसमें हमें डिटेल में एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है जिसका नाम है राइजोपस स्टोलोनिफर्स। ये जो राइजोपस स्टोलोनिफर्स है दिस इज आल्सो नोन एज ब्रेड माउल्ड, क्योंकि ये फंजाई ब्रेड पर ग्रो करती है। इस राइजोपस के 2 कमर्शियल यूजेस हैं। इसे यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो फ्यूमेरिक एसिड है इसे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह में यूज करते हैं, तो फ्यूमेरिक एसिड बनाने के लिए राइजोपस स्टोलोनिफेरस को यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ स्टेप्स में जब हम कॉर्टिसोन बनाते हैं, ठीक है, तो फ्यूमेरिक एसिड बनाने के पूरे प्रोसीजर में ये यूज होता है, और कॉर्टिसोन बनाने के जो प्रोसेस है उसकी जो प्रोडक्शन है उसके कुछ स्टेप्स में ये यूज होता है। तो ये जो है राइजोपस स्टोलोनिफेरस की हम लोगों ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को कवर किया। अब एक बात ध्यान रखना कि जो ये राइजोपस स्टोलोनिफेरस है इसकी हमें 3 तरीके से स्टेजेस पढ़नी है। पहले ये पढ़ना है कि ये वेजिटेटिव स्टेज में कैसे रहता है, और उसके बाद एसेक्सुअली क्या करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। देखो बच्चे, व्हेन वी आर स्टडीइंग फंजाई हमें बहुत डिटेल में रिप्रोडक्शन पढ़नी है उनकी, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो कैसे हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो कैसे हो रही है। फंजाई में मेन चीज ही यही है। ठीक, तो जब मैं अभी आपको बोलती हूँ कि वेजिटेटिव बॉडी या सोमैटिक बॉडी, इसका मतलब है कि बॉडी जब नॉर्मली प्रेजेंट है, मतलब उस टाइम पे कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, नॉर्मली बॉडी कैसी है, और जब रिप्रोडक्शन होती है तब बॉडी कैसी हो जाती है। तो हम शुरू करते हैं हमारे ज़ाइगोमाइसीटीज के इस मेंबर को, जिसका हमने नाम पढ़ा राइजोपस स्टोलोनिफर। ठीक है, अब देखें जो ये राइजोपस स्टोलोनिफर्स है, अगर मैं इसकी वेजिटेटिव या मैं इसकी सोमैटिक स्टेज की बात करूं तो क्या होता है, क्योंकि ये भी हाइफा का बना होगा तो इसके पास इस तरीके से कुछ पैरेलल जाने वाले हाइफी हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ पैरेलल इसके जाने वाले हाइफी हैं, और यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, सीनोटिक कंडीशन, मतलब कि सीनोसाइटिक, यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये जो है इसका माइसीलिया है। इसके माइसीलिया में एक बात देखी गई है, ये माइसीलिया जो है सबस्ट्रेटम के ऊपर है जिसके ऊपर फंजाई ग्रो कर रही है। यहाँ से नीचे कुछ हाइफी प्रोजेक्ट होके निकलते हैं, और सिमिलरली इस तरीके से प्रोजेक्शन यहाँ भी निकलती है। ठीक है, तो ये जो हाइफी हैं, सबसे पहले मैं अगर ऊपर वाली हाइफी की बात करूं जो सबस्ट्रेटम के ऊपर है, दीज हाइफी आर नोन एज स्टोलोनिफेरस हाइफी, एंड नाउ यू मस्ट बी एबल टू गेस दिस व्हाई here stoloniferous, because the hyphae is
स्टोलोनिफेरस। अब ये जो हाइफी है दिस इज नोन एज राइजोइडल हाइफी। ठीक है, ये राइजोइडल हाइफी जो है ये एक डायास्टैटिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं और ये जो डायास्टैटिक सब्सटेंस है ये हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स शुगर्स को सिंपल शुगर्स में ब्रेक करने में। ठीक है, और ये जब सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो गया तो इस सिंपल शुगर्स को दोबारा से राइजोइडल हाइफी एब्जॉर्ब करता है और फिर फंजाई को उसकी ग्रोथ के लिए यूज करने के लिए दे देता है। ठीक है, और इसलिए हम इसे बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्योंकि डाइजेशन बॉडी के बाहर होती है और उसके बाद जो एसिमिलेटेड फॉर्म है जिसको आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सकता है उसका इनटेक होता है। ठीक है, तो ये इसका वेजिटेटिव या इसका सोमैटिक स्ट्रक्चर है। अब अगर इस राइजोपस स्टोलोनिफेरस को एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करनी है, ठीक है, यानी इसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ये स्टोलोनिफेरस हाइफी है इसके ऊपर एक थोड़ी सी बड या आउटग्रोथ फॉर्म होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हम मानते हैं कि थोड़ी सी आउटग्रोथ हुई, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसमें भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा। जैसे ही थोड़ी सी ये ग्रोथ होती है यहाँ पर भी न्यूक्लियस पहुंचता है, ये थोड़ा और इलोंगेट करता है और इलोंगेट करके यहाँ पर ये एक स्वोलन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसमें यहाँ पर भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने अंदर स्पोर्स को फॉर्म करता है, इसलिए स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्पोरेंजियम। और ये क्योंकि स्पोरेंजियम को कैरी कर रहा है तो इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। अब देखो ये जो स्पोरेंजियम है होगा क्या, अगर मैं इस स्पोरेंजियम की बात करूं खास करके तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, एक तो साइटोप्लाज्म जो बाहर एक्सटर्नली प्रेजेंट है, ये है इसका साइटोप्लाज्म। ठीक, अब जो बाहर जो इसका साइटोप्लाज्म लोकेटेड है इसे हम बोलते हैं स्पोरोप्लाज्म, क्योंकि ये जो है स्पोर फॉर्म करेगा। और अंदर का जो प्लाज्मा है इसे हम बोलते हैं कॉल्यूमेला प्लाज्म, क्योंकि ये एक कॉल्यूमेला स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। तो होता क्या है, जैसे ही ये स्पोरेंजियम को हम थोड़ा ग्रो करके ग्रोथ स्टेज में देखें तो इस तरीके से स्पोरेंजियम में यहाँ पर न्यूक्लियस होंगे, इसके जो न्यूक्लियस है वो पेरीफ्री पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो पेरीफ्री पर अरेंज हो गए और यहाँ सेंटर में वैक्यूल फॉर्मेशन होना शुरू होती है। ठीक है, तो सेंटर में जो है काफी सारे इस तरीके से वैक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं और ये जो वैक्यूल्स फॉर्म हुए हैं इसी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कॉल्यूमेला। तो ये क्या फॉर्म हो गया एक्चुअली में, ये फॉर्म हो गया कॉल्यूमेला। अब देखो पेरीफ्री पे जो ये न्यूक्लियस हैं ये क्या करेंगे, इन यहाँ पर सेल वॉल सिक्रीशन होती है। ठीक है, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन रहेगा और ये सभी इस तरीके से स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये ऐसे स्पोर्स हैं जिनमें आप देख सकते हो कि कंडीशन जो है वो मल्टी न्यूक्लियड है, हर स्पोर के अंदर 2 से 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो जो आउटसाइड में जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसे हमने बोला स्पोर्स। ठीक है, तो इसीलिए जो प्लाज्मा स्पोर फॉर्म करेगा उसे स्पोरोप्लाज्म बोलते हैं, जो प्लाज्मा कॉल्यूमेला फॉर्म करेगा उसे हमने कॉल्यूमेला प्लाज्म बोला। अब जैसे ही यहाँ पर ये स्पोरेंजियम दिखाई करेगा, यानी ये स्पोरेंजियम की वॉल ऐसे रप्चर होगी, तो होगा क्या कि ये जो हमारे स्पोर्स हैं ये स्पोर्स जो हैं इस तरीके से बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो ये हमारे स्पोर्स जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्पोर्स हैं ये ग्रो करेंगे और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा से जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट था उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो जब ये ग्रोथ करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा हाइफी फॉर्म होगा, इस तरीके से ये ग्रो करके पूरा इस तरीके से बन जाएगा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हुआ। ठीक, इसके बाद हम इसी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसके अंदर भी जो हाइफी है इसके हम 2 स्ट्रैंड्स लेकर चलते हैं। ठीक है,
एक स्ट्रैंड पॉजिटिव है, एक स्ट्रैंड नेगेटिव है, और ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए हैं, ठीक है। तो इसे हम पॉजिटिव स्ट्रैंड मानते हैं और इसे हम नेगेटिव स्ट्रैंड मानते हैं। यहाँ पर कोई मेल और फीमेल तो होता नहीं, तो नेगेटिव स्ट्रैंड को जो है फीमेल माना जाता है और पॉजिटिव स्ट्रैंड को मेल मानते हैं। तो ये जो दोनों स्ट्रैंड है, होगा क्या, इन दोनों स्ट्रैंड का सबसे पहले इनका कहीं से भी एक थोड़ा सा, ये देखो ये दो स्ट्रैंड जा रहे थे, थोड़ी सी प्रोट्यूबरेंस इसकी हुई, थोड़ी सी प्रोट्यूबरेंस इसकी हुई, और ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए, ठीक है। ये एक दूसरे के पास है, यहाँ पर ये देखो इसमें भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, यहाँ पर भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी, और इनमें भी न्यूक्लियस है। तो ये जो स्ट्रक्चर एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में आए हैं, ये आगे चल के गैमीट बनाते हैं, क्योंकि आगे चल के गैमीट बनाएंगे तो ये गैमीट बनने से पहली वाली स्टेज हुई, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं प्रोगैमेटैंजिया, ठीक है। देखो ये जो स्टेज है ये अलग अलग फेज में होगी, लेकिन आपको एक सीधे फॉर्मेट में समझाने के लिए मैं एक ही माइसीलियम में आप कराते हुए चल रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ये प्रोगैमेटैंजिया फॉर्म होगा, इसके बाद क्या होगा कि ये जो दोनों प्रोट्यूबरेंस हुई थी, ये दोनों प्रोट्यूबरेंस इस तरीके से पीछे भी एक सेप्टा क्रिएट करेंगी, ठीक है, ताकि पीछे के उससे कनेक्शन हो जाए। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो ये सेप्टेट कंडीशन हुई, और इस पॉइंट पर हम इसे बोलते हैं, ये दोनों हो गए इसके गैमीटैंजिया, ठीक है, ये इसके गैमीटैंजिया हो गए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने पर क्या होगा कि ये जो दोनों हैं ये अपनी बीच की वॉल को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो बीच की वॉल डिसॉल्व हो गई तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर रह जाएगा, और थोड़ी देर बाद जब हम दोबारा देखेंगे तो ये दोनों न्यूक्लियस जो थे अलग अलग स्ट्रैंड के, ये फ्यूज कर जाएंगे। तो इनके फ्यूज करने से इस तरीके का मान लेते हैं हम स्ट्रक्चर जो है फ्यूज करके बन गया। इसके बाद क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा थिक वॉल सिक्रीट होती है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट। तो अब समझ आया कि हमने इसे जाइगोमाइसिटीज नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसके अंदर जाइगोट के जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें पॉसिबल है, या तो ये जाइगोट इसी स्ट्रैंड के अंदर इंटैक्ट रहेगा, और या फिर ये जो जाइगोट है ये इससे डिटैच हो जाएगा, क्योंकि थिक वॉल है तो इजीली डिटैच होगा, और उसके बाद जर्मिनेट करेगा। तो जैसे ही ये जाइगोट यहाँ से डिटैच होता है तो ये जाइगोट है, और इसके ऊपर ये इस तरीके की काफी थिक वॉल की थिकनिंग है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, आज की क्लास में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो गई हैं, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हम दोबारा से जो है हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। जो ये जाइगोट है ये ग्रो करेगा, जैसे ही ये जाइगोट ग्रो करता है तो ये क्या करेगा, ये ऊपर इस तरीके से एक एक्सटेंशन फॉर्म करता है, और उसके ऊपर ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बियर करेगा। अब क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो स्टॉक है, ये जाइगोट से डेवलप हुआ है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं जाइगोस्पोरेंजियोफोर, ठीक है, इसे हम ये बोलते हैं। और ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देंगे जाइगोस्पोरेंजियम। अब इसके अंदर भी वही चीज होगी, इसके अंदर भी वही कैपेसिटी है कि बीच में जो है कोल्यूमिला फॉर्म हो जाएगा, और जो बाहर है वहां पर स्पोर फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर भी वही डिवीजन होके स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे ये डिहाइस करेगा और ये स्पोर्स ग्रो करेंगे, तो एक बात देखना, ये जो स्पोर्स हैं ये देखने में बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, और ना ही इनके अंदर इनके साइज में कोई डिफरेंस है। ऐसे गैमीट्स को हम बोलते हैं आइसोगैमीट्स, ठीक है, जो देखने में काफी एक जैसे हैं और बिल्कुल मतलब वैसे भी साइज में भी सेम है। तो आइसो वर्ड जहां पर भी आए इसका मतलब होता है सेम। होगा क्या कि ये जो स्पोर्स हैं, ये हमारा जाइगोट था, तो ये जो स्पोर है ये कौन से स्पोर हुए, ये हुए जाइगोस्पोर। तो ये जो जाइगोस्पोर हैं ये 50-50 करके ग्रो करते हैं, तो 50% पॉजिटिव स्ट्रैंड फॉर्म कर सकते हैं और 50% जो है वो नेगेटिव स्ट्रैंड फॉर्म कर सकते हैं।
तो इस तरीके से दोबारा से ये वाली कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है तो वेरिएशन भी होगी, और इस तरीके से राइजोपस स्टोलोनिफेरा की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होती है। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें इसके साथ एक और ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है जो कि म्यूकर है, ठीक है। तो म्यूकर का ऑर्गेनिज्म पूरा ना पढ़ के हम सिर्फ म्यूकर और इसके स्टोलोनिफेरा वाले में थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि कंपैरिजन से ही आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक तरफ मैं म्यूकर लिख रही हूँ और एक तरफ मैं राइजोपस स्टोलोनिफर लिखती हूँ। देखो राइजोपस स्टोलोनिफर्स के पास जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं वो क्लस्टर में होते हैं, तो स्पोरेंजियोफोर्स इन क्लस्टर, और यहाँ पर जो स्पोरेंजियोफोर है वो सिंगुलर होता है, एक ही होता है, तो स्पोरेंजियोफोर इज सिंगुलर। अब देखो सिंगुलर का मतलब क्या है, ये माइसीलियम है, यहाँ से ये स्पोरेंजियोफोर्म है, ये एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन देखने को मिलेगी कि एक ही जगह से बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर्म्स हैं, तो ये कंडीशन राइजोपस में देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका जो बॉडी है इट इज डिफरेंशिएटेड, जो बॉडी है वो बहुत अच्छे से डिफरेंशिएटेड है। हमने जब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि कैसे राइजोइडल हाइफी अलग है, कैसे स्टोलोनिफेरस हाइफी अलग है। ऐसी कोई भी बॉडी डिफरेंशिएशन म्यूकर में नहीं होती, ठीक है। तो म्यूकर के अंदर कोई भी बॉडी डिफरेंशिएशन नहीं है। तो ये जो है हमारे म्यूकर और राइजोपस के जो भी बेसिक डिफरेंसेस थे वो हमने कर लिए, और इसी के साथ जो है हमारा जो जाइगोमाइसिटीज है वो खत्म होता है। नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे वो है एस्कोमाइसिटीज।